यहाँ पे क्या किया हुआ है भाई, एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमने ऐप बनाई हुई है एक्सप्रेस की, ठीक है। ये हमारा बॉडी पार्सल लगा हुआ है, ये सबको पता ही क्यों लगता है, ठीक है। कोर्स हमने लगा दिया, ये भी सबको पता ही क्यों लगता है। और इसके बाद जो पोर्ट है वो हमने बना दी, ये सबको पता है इसका क्या काम होता है। एक हमने गेट की एपीआई बना दी नॉर्मल सी हेलो वर्ल्ड वाली, और हमने अपने राउट्स यहाँ पे बना दिए, ठीक है। यहाँ पे बस राउट्स के अंदर अगर आएँ तो राउट्स के अंदर हमारे पास 4 मैंने राउट्स बनाए। एक बनाया पोस्ट का, उसमें कुछ करा नहीं है मैंने, बस ट्राई केस लगा हुआ है और रिटर्न लगा हुआ है, यानी जब भी एपीआई हिट होगी ये रिस्पॉन्स देगी बस, ठीक है। ये गेट की एपीआई आ गई हमारे पास, सही है। ये पोस्ट फैच आ जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह से गेट सिंगल के बाद डिलीट सिंगल, और डिलीट सिंगल के बाद एडिट सिंगल, ठीक है। इतना काम हमने किया था पिछली क्लास में। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा क्या था, इसमें एक्स्ट्रा ये था कि हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरीज के अंदर आके एक मोंगोडीबी की फाइल बनाई थी, और उसमें एक अलग फंक्शन हमने बनाया था कनेक्ट डेटाबेस का, जो क्या करता है हमारे मोंगोडीबी की कनेक्शन स्ट्रिंग को पकड़ता है, जो हमने यहाँ पे आके बनाई थी, और इससे क्या करता है डेटाबेस को ये कनेक्ट कर देता है। सारे खुद बनाइए या कोड इंपोर्ट करा है कोई? ये खुद लिखा है सारा कोड, ठीक है। मोंगोस को इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल से अपनी मोंगोडीबी की कनेक्शन स्ट्रिंग उठाई, जो किस लिए काम आती है, हमारे बैकएंड को मोंगोडीबी से कनेक्ट करने का काम आती है, ठीक है। अच्छा, यूआरआई में हमने जो ईएनवी में रखा है वो ईएनवी में जो रखा है वो वाली यूआरआई वो ये डेटाबेस से हमने उठाया था, डेटाबेस से हमने उठाया है, ठीक है। अच्छा, जब हमने अकाउंट बनाया था मोंगोडीबी का, जब हमने वाला कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ से उठाया था, इसके बाद ये चेक करता है कि अगर यूआरआई नहीं है तो ये बोलेगा भाई मोंगोडीबी यूआरआई इज रिक्वायर्ड, और अगर आपको मोंगोडीबी की कनेक्शन स्ट्रिंग मिलती है तो मैंने बोला mongoose डॉट कनेक्ट किससे, यूआरआई से, और डेटाबेस का नाम यहाँ पे मैंने पास कर दिया। इतने कोड से क्या होगा कि मेरा जो बैकएंड का सर्वर है, मेरा जो एक्सप्रेस का नोड जेएस का सर्वर है, वो मेरे मोंगोडीबी से कनेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस डीबी नेम जो है हमारे एसएमआईडी पेज एटेंड के नाम से डेटाबेस बनेगी, डेटाबेस बनेगी इस नाम से, आप किसी भी नाम से बना लो, ये मोंगोस में हमारी बनेगी मोंगोडीबी की। हाँ ठीक है। बनेगी कहाँ पे, हमें शो कहाँ होगा हमारा डेटा? हाँ, वो देखते पहले शो कहाँ होगा। अच्छा, जब ये एक बार कनेक्ट हो जाएगा तो मुझे बोलेगा भाई mongoose इज कनेक्टेड, अगर कोई एरर आ गया तो क्या बोलेगा mongoose इज डिस्कनेक्टेड। सही है सर। इसी फंक्शन को मैंने एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करके मैंने अपनी जो मेन सर्वर की फाइल है उसके अंदर इसको मैंने एक बार कॉल कर दिया, यानी जब जब मेरा सर्वर पहली बार जब चलेगा तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस उसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। सर लेकिन ठीक है। आपने किसी और फाइल में एक्सपोर्ट करा है, और ये नहीं, देखो यहाँ पे इसको बना के एक्सपोर्ट कर दिया हमने, और इधर आके इसको इंपोर्ट कर लिया ऊपर, सही है। लिप्स और मोंगोडीबी से इसको इंपोर्ट कर लिया। इसमें सर हम बना सकते हैं सर्वर वाली फाइल में ये मोंगोस? हाँ बिल्कुल, इसमें बन जाएगा। इसमें भी ये सारा बन जाएगा ऐसे ना? बस इसको यहाँ से आपने उड़ाया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कोई मसला नहीं है। इसमें भी बना सकते हैं। हाँ। पर ये एक अच्छी प्रैक्टिस थी, आप सेपरेट अलग बनाओ, ठीक है। तो फंक्शन बना हुआ यहाँ पे, एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे बस हमने इसको इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करके इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। सर ये एक्सपोर्ट जो आपने करा ये पेरेंट फंक्शन है ना? कौन सा ये जी, ये पेरेंट फंक्शन है। पेरेंट फंक्शन मतलब? वो सब उसके अंदर सारे फंक्शन बने होते हैं, फिर ये सबका पेरेंट होता है। नहीं नहीं नहीं, ये अलग एक होना है। ये वो वाला फंक्शन नहीं है, ये एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वाला फंक्शन है, यानी ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट होगा। ये डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शन नहीं है, पेरेंट नहीं है ये, सही है। तो जब जब मेरा कोड चलेगा, पहली बार जब चलेगा तो डेटाबेस उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आओ ज़रा चला के देखते हैं। मैंने लिखा cmd और npm run dev। सर स्टार्ट भी लिख सकते हैं ना कि वो हमने कमांड? हाँ, स्टार्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है भाई। नोटबोन चल गया, नोटबोन के बाद सर्वर चलेगा, सर्वर चलने के बाद मोंगोडीबी इज कनेक्टेड आ गया। अच्छा सर, अब डेटाबेस बन गया हमारा मोंगोडीबी? हाँ, डेटाबेस बन गया। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरी भी बताई थी। सर हमारा जो डीएनएस वाला मसला आ रहा था, आ रहा था मसला, पता नहीं क्या मसला है। कोड उठा के पेस्ट किया, सही हो गया। हो गया बस ठीक, को पेस्ट रहते ना, उसको छेड़ना मत। अच्छा, मोंगोडीबी सबसे कनेक्ट हो गया था? सर मेरे से तो हो गया था। हो गया था सर मेरा हाँ भाई। यूआरआई का मसला था, मेरे पास कनेक्ट हो गया था मोंगोडीबी जी आपका? पहले से कनेक्ट है, वो देख रहे हो, पहले से काम करके बैठे हो। सर जाफर का सर जाफर का कनेक्ट हो गया था?
सर मैंने यूआरआई का मसला था पर वो अब पता चल गया मुझे क्लियर हो गया। ये भी सही है। URI ठीक है, अच्छा। हमने पिछली क्लास में डेटाबेस को पढ़ा था डिटेल के अंदर। हमने ये देखा था कि एक डेटाबेस होता है एसक्यूएल। सबसे पहले डेटाबेस होता क्या है ये मैंने बताया था, कौन बताया? सर यहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोर करना जहाँ पे परमानेंटली डेटा हमारा स्टोर होता है। जब हमने एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बनाई थी तो उसके अंदर हमारा डेटा सारा एक अदद एरे के अंदर स्टोर होता था ना। हाँ भाई, इधर मोबाइल लाओ, ले आओ ले आओ। और सर्वर सर जब हमारा रुकता था तो पासवर्ड चेंज कराया था। दे दो इधर, सर कर देंगे। मैं कर दूंगा। लो सर्वर से अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? हम थे डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस क्या होता है कि जहाँ पे डेटा हमारा परमानेंटली सेव होता है। पहले हमने एक्सप्रेस की ऐप के अंदर सारा काम एक वेरिएबल में किया था। उससे क्या होता था कि जब भी हमारा सर्वर रिस्टार्ट होता था तो वो वेरिएबल बार बार रीसेट हो रहा था। ठीक है, उसका ये मसला था। लेकिन अब हमारा सर्वर भले कितनी बार भी स्टार्ट हो जाए, हमारा जो है वो, क्योंकि डेटा सारा डेटाबेस के अंदर रखा है तो मसला नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस की नीड हमें जब भी पड़ती है कि मान लो अगर आपका सर्वर रीस्टार्ट ही नहीं होता, सबसे पहली बात तो डेटा तो हमारा सेव होता रहेगा सर्वर वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि जैसे मेरी एक एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी जो एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है वो इतनी कैपेबल है कि वो 100 यूज़र्स को आराम से संभाल सकती है। अगर उस पर एक टाइम में एक वक्त के अंदर 100 यूज़र एक साथ रिक्वेस्ट अगर करते हैं तो वो क्या करेगी, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके बंदे को रिस्पॉन्स दे सकती है। लेकिन अगर मेरे पास 100 से ज़्यादा यूज़र आ गए किसी टाइम पे, मेरे पास आ गए 200 यूज़र आ गया, 1000 यूज़र आ गया, 5000 यूज़र आ गया, तो मेरा सर्वर तो इतना कैपेबल नहीं है ना। मेरा बैकएंड तो इतना वो है नहीं ना कि 1000 यूज़र को एक साथ रिस्पॉन्स दे सके। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारा सर्वर यहाँ बनता है, फिर हम ना अपने सर्वर की मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, सही ना। एक सर्वर ये हो गया, एक सर्वर ये हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे मेरे पास ये अकेला सर्वर 100 यूज़र्स को एक साथ हैंडल कर रहा था, वहीं पे अब मेरा जो वो है ना बर्डन जो है, जो यूज़र का जो वो है, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। 50 इसके बाद जाएगा और 50 इसके बाद जाएगा। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा सर? इससे फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा, टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। सर्वर इसको रिस्पॉन्स जल्दी देगा, ठीक है। क्या होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? यार इसको लोड बैलेंसिंग बोलते हैं, यानी लोड आपने ना बैलेंस कर दिया अपने सर्वर का। अगर आपके पास और ज़्यादा यूज़र आ गया तो आप इसको बढ़ा दो, ठीक है। इसको बोल लेते हैं हम सर्वर 1। कैपेबिलिटी तो ज़्यादा नहीं होगी ना, इससे तो खाली लोड डिवाइड होगा। लोड डिवाइड होगा ना। देखो सर्वर आपका जितना फास्ट चले उतना ज़्यादा अच्छा होता है ना। आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर गए और वो घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, सर घूमे ये जा रही थोड़ा है। दोबारा से बताएंगे स्टार्ट से? इससे अच्छा ये है ना कि आप क्या करो कि मल्टीपल सर्वर्स बना लो, ठीक है। अब आपने एक के ऊपर रिक्वेस्ट करी, वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, उसी दौरान इन्होंने भी कर दी। अब सर्वर क्या करेगा, पहले आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर इनकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, 2 बना दिए। तो एक सर्वर आपको लेके चलेगा, एक सर्वर इनको लेके चलेगा। इसकी एक और मिसाल ऐसे लो जैसे रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट के अंदर 10 सीटें रखी हैं, लेकिन सर्व करने वाला जो वेटर है वो एक ही है। वो एक टाइम में एक ही क्लाइंट को देगा ना भाई सामान। दूसरी तरफ अगर मैं 2 बंदे रख लूँ, दो अपने पास रख लूँ जो सर्व करेंगे चीज़, यानी अगर पहले एक बंदा था तो एक बंदे के पास 10 सीटें थी। अब 2 बंदे हो गए तो 5-5 डिवाइड हो गया, बैलेंस आधा हो गया। वहीं पे अगर मैं 4 बंदे कर लूँ या 5 कर लूँ तो सबको 2-2 मिल गए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। तो हमने क्या किया कि सर्वर 1 को अलग किया, सर्वर 2 को अलग किया और सर्वर 3 को अलग किया। सर इसके लिए हम यानी पैसे लेते हैं या फिर खुद कोड में बनाते हैं? नहीं, खुद कोड में बनाते हैं। सर एक सवाल सर, ये डिप्लॉयमेंट में होता है। हम करेंगे थोड़ा शॉर्ट से बताया था ना आपने कि हमारी एप्लीकेशन पे जब रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है तब हम ये सर्वर पर लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, सही है सर। सर सैलानी की वेबसाइट है, QR कोड स्कैन करते हैं उसमें बताते हैं। चलो सैलानी की वेबसाइट है, ठीक है। अब सैलानी की जो वेबसाइट है भाई, ये बज रहा है यार, बंद करते हैं सर, नीचे मार के खोलते हैं। हो गया बस, साइलेंट हो गया। ठीक है सर, अब सैलानी की मिसाल ले लो। सही है सर। अब सैलानी का जो फॉर्म है वो एक टाइम पे खुला हुआ है, ठीक है।
एक टाइम पे उस पर रश नहीं आ रहा, एक टाइम पे जो सैलानी का टेस्ट हो रहा है वो छोटे लेवल पे हो रहा है, कैंपस इसके अंदर हो रहा है। अब एक टाइम आ गया सैलानी ने बोला मेगा आईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। अब जहाँ पे 1000 यूज़र आ रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, फॉर्म फिल कर रहा था, अब वहाँ पे हो सकता है 5000 बंदा आ जाए, 6000 आ जाए, 25000 आ जाए, ज़्यादा बंदा भी आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि सैलानी की जो वेबसाइट है या सैलानी का जो सर्वर है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो हमारा जो सैलानी का सर्वर है वो 1000 यूज़र को आराम से कर सकता है एक टाइम पे ना। अभी मुझे पता है कि कम से कम मेरी जो रजिस्ट्रेशन आएंगी वो 6000 आएंगी, तो मैंने 6 अलग अलग सर्वर बना दिए, 1000 करो, डिवाइड हो गया सब पे, हो गया ना डिवाइड। तो अब वो जो यूज़र्स आएंगे उनको रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इशू ये था कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर नॉर्मल वेरिएबल से काम किया होता, अगर मैंने लोकल वेरिएबल से काम किया होता, तो फॉर एग्जांपल यूज़र 1 आया, यूज़र 1 की रिक्वेस्ट गई सर्वर 1 के ऊपर, ठीक है। उसने क्या किया, उस सर्वर 1 के अंदर उसका डेटा लोकली सेव कर दिया, लोकली वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, जैसे हमने अभी एक्सप्रेस के अंदर किया था पिछली बार। यूज़र 2 आया, उसने रिक्वेस्ट करी, उसका डेटा जो था वो सर्वर 2 ने हैंडल किया, और उसका जो डेटा था सर्वर 2 ने अपने पास स्टोर किया। यानी पहले यूज़र का डेटा सर्वर 1 के पास है, दूसरे यूज़र का डेटा सर्वर 2 के पास है। अब यूज़र 1 दोबारा आया, उसने दोबारा से रिक्वेस्ट करी अपना डेटा गेट करने के लिए। अब उसका डेटा पड़ा हुआ है सर्वर 1 के ऊपर, कहाँ पड़ा हुआ है भाई? सर्वर 1 के ऊपर पड़ा हुआ है, सर्वर वन अभी बिजी जा रहा है, सर्वर 1 भी बिजी जा रहा है। उसने उसको डाइवर्ट कर दिया सर्वर 3 के ऊपर। अब सर्वर 3 के ऊपर तो उसका डेटा नहीं है, नहीं है सर्वर वन के ऊपर। सर्वर 1 के ऊपर है। अब ये मसला है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि सर्वर्स के अंदर मसले ना हो, तो मतलब जितनी कॉपीज बनानी है उतनी कॉपीज आप बना लो। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी है डेटाबेस की। ग्लोबल वेरिएबल देगा। नहीं, ग्लोबल वेरिएबल तो दे दो सबको, लेकिन देखो मशीन्स तो अलग अलग है ना। सर्वर 1 अलग मशीन पे चल रहा है, सर्वर 2 अलग मशीन पे चल रहा है, सर्वर 3 अलग पे चल रहा है, 3 अलग अलग कंप्यूटर पे चल रहा है सारा काम, समझ रहे हो। तो अगर पहले के ऊपर रिक्वेस्ट गई तो पहले का डेटा पहले में सेव हुआ है, दूसरे का डेटा दूसरे में सेव हुआ है, जब तीसरा आया तीसरे का डेटा तीसरे में सेव हुआ है। जब पहला वापसी आया तो उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो है तो पहले के अंदर सेव, लेकिन अगर उसको डाइवर्ट कर दिया गया दूसरे पे तो डेटा तो उसको दूसरे में नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि हमने ऐड कर दिया बीच में डेटाबेस। अब क्या होगा, अब यूज़र 1 आया, उसने सर्वर को रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके उसने डेटा को कहाँ डाल दिया? डेटाबेस के अंदर डाल दिया, अपने पास स्टोर उसने नहीं किया। यूज़र 2 आया, यूज़र 2 ने रिक्वेस्ट करी, सर्वर 1 जा रहा है बिजी, सर्वर 2 के ऊपर रिक्वेस्ट गई, उसने भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद डेटा कहाँ डाला? डेटाबेस में डाला। यूज़र 4 आया, यूज़र 4 का डेटा पहले से मौजूद था मेरे पास सर्वर 1 के अंदर। अब सर्वर 1 जा रहा है बिजी, यूज़र नंबर 4 आया, उसने रिक्वेस्ट करा, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो डाइवर्ट हो गई सर्वर 2 के ऊपर। अब डेटा उसका हमने सर्वर 1 से भेजा था, और रिक्वेस्ट वो कहाँ से कर रहा है? सर्वर नंबर 2 से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब सर्वर नंबर 2 क्या करेगा, वो भी डेटाबेस के पास जाएगा, डेटा के पास जाएगा, क्योंकि तीनों सर्वर एक ही डेटाबेस से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं भाई? एक ही डेटाबेस से अगर तीनों सर्वर बात कर रहे हैं तो तीनों का जो डेटा होगा वो एक ही जगह पे सेव होगा, सही है। यानी अगर आप एक रेस्टोरेंट के अंदर गए और वहाँ पे आपके पास एक वेटर आया, उसने आपको ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर लेके वो चला गया, एक कस्टमर और आया, वो वेटर उस दूसरे कस्टमर के पास जाके बिजी हो गया, सही है। अब आपको अपने ऑर्डर के अंदर कुछ ऐड कराना है, कुछ चेंजेस कराने हैं। अब पहला वेटर बिजी जा रहा है, आपने बोला दूसरा वेटर इधर आओ, दूसरा वेटर आया, दूसरे वेटर को कुछ पता ही नहीं है वो आपने क्या ऑर्डर किया है, मसले हो गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर उन्होंने कोई मेन्यू, कोई रजिस्टर, कोई सबमिशन का कुछ ऐसा किया हुआ है, ऑनलाइन का बनाया हुआ, या जो अक्सर वेटर होते हैं पर्ची पे लिख के लगा देते हैं ना किचन में जाके, तो वेटर 1 बिजी चल रहा है। अब वेटर 1 ने क्या किया, आपका ऑर्डर लिखा, ऑर्डर लिख के आपके किचन के अंदर उसने जाके सेव कर दिया। अब वेटर नंबर 2 आया, आपने बोला यार ऑर्डर नंबर 15 है, सही, ऑर्डर नंबर 15 है, वो किचन के अंदर गया, आपने कहा यही ऐड करना है,
किचन में गया, ऑर्डर नंबर 15 देखा, अच्छा ये चीज़ें हैं, उसने उसके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया। यानी किचन ने या फिर जो मेन्यू बुक थी जिसके अंदर वेटर ने आपको ऑर्डर लिया था, उसने एक डेटाबेस की तरह काम किया ना, डेटाबेस की तरह यस काम। सर, यस सर। और इसी तरह से जो हमारे पास वेटर हैं, उन्होंने क्या किया, सर्वर की तरह काम किया, बैकएंड सर्वर की तरह काम किया, ठीक है। और जो यूज़र है, जो कस्टमर है, जो रेस्टोरेंट पे गया है, वो क्या है, हमारा फ्रंट एंड है। क्या है भाई, वो हमारा फ्रंट एंड है। समझ आई बात कि डेटाबेस की नीड क्यों है। अच्छा, डेटाबेस हमने कुछ पढ़े थे कि दो तरह के होते हैं। एक हमने पढ़ा था एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं, और एक होते हैं नो सीक्वल डेटाबेस होते हैं। सर एक एसक्यूएल और माई एसक्यूएल भी तो होता है। नहीं, डेटाबेस सिर्फ दो किस्म के होते हैं, एक सीक्वल, एक नो सीक्वल। अब सीक्वल डेटाबेस के अंदर हमने देखा था कि सीक्वल डेटाबेस जो होता है वो टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करता है। क्या करता है भाई, वो टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद हमने एक दूसरा देखा था कि जो नो सीक्वल होता है वो टेबल्स के अंदर स्टोर नहीं करता, वो किस में स्टोर करता है भाई, जेसन के अंदर चीज़ को सेव करता है। इसकी हमने मिसाल भी देखी थी कि टेबल के अंदर डेटा कैसा दिख रहा होता है और जेसन के अंदर डेटा कैसा दिख रहा होता है, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं वो होते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस। यानी उनके अंदर क्या होता है कि एक टेबल से आप दूसरे टेबल के अंदर कनेक्शन बना सकते हो। समझ आ रही है बात। यानी एक अगर यूजर्स की टेबल है, जैसे हमने फायरबेस के अंदर कलेक्शन पढ़ी थी ना कलेक्शन, सर यस सर। वैसे हमारे पास जो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं इनके अंदर होते हैं टेबल्स। क्या होते हैं भाई, इनके अंदर टेबल्स होते हैं। अच्छा, अब एक अगर मेरे पास टेबल बना हुआ है यूज़र्स का और एक टेबल मेरे पास बना हुआ है कोर्सेज का, अब कौन से यूज़र ने कौन सा कोर्स लिया हुआ है इसका मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कोर्स की आईडी पकड़ के मुझे यूज़र के अंदर रखवाना पड़ेगी कि ये जो यूज़र है या ये जो स्टूडेंट है ये इस कोर्स के अंदर इनरोल है, सही है। तो इसको बोलते हैं रिलेशन। कि हमने क्या किया कि कोर्स के टेबल का यानी कोर्स की कलेक्शन का और यूज़र्स के टेबल का यानी यूज़र्स की कलेक्शन का आपने क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया, ठीक है, रिलेशन एक बना दिया। अच्छा, तो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं जिनके अंदर डेटा टेबल के अंदर सेव होता है वो क्या होते हैं भाई, रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। उनके अंदर कनेक्शन आपस में बन सकता है। दूसरी तरफ जो हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, जैसे मोंगोडीबी हो गया है, जिनके अंदर डेटा हमारे पास जेसन में सेव होता है, वो क्या होते हैं भाई, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। यानी उनके अंदर कनेक्शन आपस में नहीं बन सकता। जैसे फायरबेस हमने देखा था, तो फायरबेस एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर आप कनेक्शन नहीं बना सकते। अगर आपने यूज़र की कलेक्शन अलग रखी है और आपने कोर्सेज की कलेक्शन अलग रखी है ना, तो कोर्स की आईडी आप यूज़र के अंदर तो सेव करा सकते हो, लेकिन ना तो यूज़र को पता होगा ये कोर्स है, ना तो कोर्स को पता होगा यूज़र है, ठीक है। अच्छा, हम करवाते होते हैं कि ये यूजर है इसका ये नहीं, उसके अंदर हम क्वेरी मारते थे ना एक्स्ट्रा। पासवर्ड आईडी और ये इसका हाँ, ये इसका इफ एल्स लगाते थे ना हम लोग। हाँ। हाँ, तो इफ एल्स जहाँ पे लग गया तो वहाँ पे मतलब और सर वो रिलेशन बना ही नहीं है। कलेक्शन में स्टोर कराना पड़ता था। किसमें, वो सब कुछ फिर एक ही कलेक्शन में स्टोर एक ही कलेक्शन में स्टोर कर देते थे ना हम लोग। हाँ, यहाँ पे आप मल्टीपल कलेक्शन से मल्टीपल टेबल्स बनाते हो, उनका आपस में ज्वाइन कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। अच्छा, एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है, क्योंकि टेबल्स के अंदर जो होता है वो नॉर्मली बंदों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और बाकायदा इसकी एक लैंग्वेज होती है जिसको आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं जिनके अंदर डेटा जेसन के अंदर सेव होता है, वो हमारे पास थोड़े से आसान होते हैं, ठीक है, क्योंकि जेसन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर डेवलपर या जिसको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है उसको जेसन पता होता है कि है क्या, ऑब्जेक्ट, जेसन, एरे, सबको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। तो उससे अगर आप लोग पहले से फेमिलियर होते हो तो इसी तरह से आपको ये वाला डेटाबेस पढ़ने में आसानी भी होगी, ठीक है। अच्छा, वो थोड़ी सी इसकी मिसालें देखते हैं। एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं यानी जिनके अंदर जो डेटा है वो टेबल्स के अंदर स्टोर होता है, उनकी कुछ मिसालें हैं हमारे पास, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और सुपरबेस, ठीक है। सुपरबेस जो है वो डेटाबेस तो नहीं है, लेकिन सुपरबेस के अंदर भी जो डेटा होता है वो टेबल्स के अंदर ही स्टोर होता है। इसको एक बार देख लेते हैं। सुपरबेस डेटाबेस नहीं करके स्टोर करता है। अरे करता तो है हम भी। सुपरबेस है बैकएंड के लिए क्या, AWS का डेटाबेस। एडब्ल्यूएस का क्या, AWS का डेटाबेस। डेटाबेस है। आप देख के नीचे लिखा होता है AWS का डेटाबेस।
अच्छा, एसक्यूएल टेबल इमेज, ठीक है। सही है। जो हमारे पास एसक्यूएल वाली चीज़ होती है उनमें डेटा इस तरह से स्टोर होता है टेबल्स के अंदर। ठीक है भाई, यानी ये मेरे पास वो वाली चीज़ें जिनके अंदर डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर होता है, यानी सीक्वल डेटाबेस, जैसे माई एसक्यूएल हो गया आपका, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया आपका, सुपरबेस हो गया। इनके अंदर जो डेटा है ना वो ऐसे से होता है टेबल्स के अंदर, एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, सॉरी रो और कॉलम। दूसरी तरफ जो हमारे पास मोंगोडीबी हो गया या फायरबेस हो गया, उनके अंदर डेटा कैसे स्टोर हो रहा था भाई? ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो रहा था डेटा। तो एसक्यूएल वाले जो डेटाबेस होते हैं उनके अंदर जो डेटा है वो टेबल्स के अंदर स्टोर होता है, प्लस जो नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं उनके अंदर जो डेटा है वो किस में स्टोर होता है भाई? जेसन के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये थ्योरी थी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी करी थी कि दोनों डेटाबेसेस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर सबसे मशहूर जो अभी चल रहा है वो चल रहा है पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है। अच्छा, पोस्टग्रेस और माईएसक्यूएल काइंड ऑफ सेम ही है, सही है। दोनों का लिखने का तरीका, दोनों का काम करने का तरीका, टेबल्स बनाना, ये सब बिल्कुल सेम है। सर फायरबेस नो एसक्यूएल में आता है? हाँ जी, फायरबेस नो एसक्यूएल में आता है क्योंकि फायरबेस के अंदर डेटा आपका जेसन के अंदर सेव होता है। टेबल में तो सेव नहीं होता ना, फायरबेस में कलेक्शन बनती है ना, टेबल तो नहीं बनता, तो वो नो सीक्वल हो गया। AWS और ये SQL भी मल्टीस्टेक में मतलब क्या SQL भी मल्टीस्टेक में शामिल है? एसक्यूएल नहीं, एसक्यूएल आपका मॉनस्टैक में शामिल नहीं है। देखो मॉनस्टैक की फुल फॉर्म है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस। अब इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस जो है वो मोंगोडीबी का है, तो मोंगोडीबी तो नो एसक्यूएल है ना, तो मन के अंदर आपके पास एसक्यूएल नहीं आता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दोनों डेटाबेसेस पढ़ लें, पोस्टग्रेस भी पढ़ लें और मोंगोडीबी पढ़ लें। सर ये एसक्यूएल और माइएसक्यूएल जो समझ लें कि उसके लैंग्वेज के अंदर की चीज़ है, जैसे मोंगोडीबी है वो क्या है, वो एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो 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 माई एसक्यूएल जो है ना ये डेटाबेस का नाम है, ठीक है। अलग से जैसे एक्सप्रेस, रिएक्ट, ये लोग नहीं, ये अलग डेटाबेस है, अलग सॉफ्टवेयर समझ एक सॉफ्टवेयर टाइप की चीज़ समझ लो, इंस्टॉल होता है, ठीक है। जैसे नोड.जेएस। जैसे नोड जेएस है, पोस्टग्रेसक्यूएल भी वही चीज़ है, ये भी इंस्टॉल होता है, ठीक है। एसक्यूएल और नो एसक्यूएल लैंग्वेज सर इसके अंदर डेटा भराना पड़ता है ना क्वेरीज के जरिए? किसके अंदर? हाँ, इसमें बनाना पड़ता है। और एसक्यूएल और नो एसक्यूएल लैंग्वेज एसक्यूएल और नो सीक्वल तो बस लिखने का एक तरीका हो गया। टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है, कहने का तरीका, लिखने का तरीका। जावास्क्रिप्ट वो टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट है, पुकारने का तरीका है। क्या जावास्क्रिप्ट में ये होता है, टाइपस्क्रिप्ट में होता है, हालांकि है दोनों कोक और पेप्सी, आईफोन और एंड्रॉइड वाला चक्कर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अपने आप में ये क्या चीज़ है, लैंग्वेज है ये कोई? हाँ, एसक्यूएल जो होती है ना, एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है, सिक्वलाइज क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये बाकायदा एक लैंग्वेज होती है, सीखी जाती है। नो सीक्वल के अंदर कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा ऑब्जेक्ट में काम हो रहा होता है, तो बिल्ट इन होता है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी कि एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं, जो टेबल वाले होते हैं, उनको हमें डिप्लॉय करना पड़ता है। हाँ भाई, सेकंड रो में क्या हो रहा है? मोबाइल लो, अपनी निकालना रख दो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सीक्वल डेटाबेसेस जो होते हैं उनके अंदर क्या, उनको हमें डिप्लॉय करना पड़ता है। जैसे बैकएंड को हमें डिप्लॉय करना पड़ रहा था ना अभी, वैसे ही हमारे पास जो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं टेबल वाले, उनको हमें क्या करना होता है भाई? डिप्लॉय करना होता है। लेकिन जो नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं उनकी हमें डिप्लॉयमेंट की नीड नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद मोंगोडीबी हमें खुद ब खुद डिप्लॉयमेंट करके देता है। हमने पिछली क्लास में देखा था AWS पे डिप्लॉयमेंट इसने ऑटोमेटिकली कर दी थी, ठीक है। और फायरबेस की भी डिप्लॉयमेंट नहीं करनी होती है हमें। सर AWS का क्या लिखा आपने? डायनेमोडीबी, ये भी एक डेटाबेस है, ये भी नो सीक्वल डेटाबेस है। AWS भी डेटाबेस है। AWS की सर्विस है डायनेमोडीबी, बस मैंने लिखा है, इसी इसको छोड़ दो अभी, ये इसकी गहराई में जाओगे परेशान होगे। अभी मोंगोडीबी देखो और ये माइस्क्वेल देखो, सही है। तो एसक्यूएल का और नो सीक्वल का डिफरेंस सबके समझ आ गया? क्लियर है यार कोई? हाँ भाई, थ्योरी क्लियर है? नॉइसक्यूएल तो जेसन फॉर्मेट में वो तो में गेट हो जाती है, और एसक्यूएल वाले डेटा में गेट कैसे होगी? नो सीक्वल की जो डेटा है वो क्या जेसन फॉर्मेट जेसन फॉर्मेट में है,
हमारा कोड भी जेसन फॉर्मेट जेसन फॉर्मेट में बिल्कुल गेट हो जाती है। गेट हो जाती है। गेट हो जाने कैसे गेट टेबल वाली जो जिस डेटाबेस से आप गेट कर रहे हो ना, वो आपको ऑटोमेटिकली जेसन के अंदर ही ला के देता है। ठीक है, टेबल वाला ऑटोमेटिकली भी जेसन में लाके देगा। टेबल वाला देखो, टेबल भले से डेटा भले से टेबल में स्टोर हो रहा है, हाँ लेकिन वो समझेगा तो जेसन ना। हमने देखा ना कि बैक एंड फ्रंट एंड जो हर चीज़ है वो जेसन ही समझती है। रिस्पॉन्स जेसन में ही आएगा आपके पास, खेलना आपको जेसन के साथ ही है, लेकिन डेटा सेव करने का तरीका डिफरेंट है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, कल आपने AWS बनाया AWS बनाया था कल? नहीं अच्छा भाई, वैसे ही सर जी वो जैसे फ्रंट एंड बैक एंड फ्रंट एंड जावा का कोड गिटहब पे पोस्ट करते थे, और बैक एंड का एक्सप्रेस जेएस का कोड हम किस पे रेंडर में डिप्लॉय करते हैं। रेंडर पे, ऐसे हम मोंगोडीबी कोड AWS पे डिप्लॉय करेंगे। नहीं आप नहीं करोगे, करेंगे वो खुद करते खुद ब खुद जैसे कोड ही डिप्लॉय करता है। कैसे अकाउंट बनाओगे ना, हां ऑटोमेटिकली कर देगा वो, खुद ही कर देगा, खुद ही लॉन्च कर देगा, कोई मसला नहीं। फ्री में एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी फ्री में। फ्री सर अगर हम खुद से करना चाहिए तो पैसे लगेंगे ना? हाँ पैसे लगेंगे खुद अगर से सर ज्यादा बड़ा कोड करेंगे जैसे तब भी फ्री है वो यार 512 MB है, क्योंकि जैसे अभी बैकएंड का भी फ्री है ना, वो पैसे रिवर्स कर देता है। कर देता है बड़े लेवल पे करोगे तब पैसे लेगा, जब लेगा। मोंगोडीबी का भी यही सीन है। यही सीन है, सीखने की हद तक फ्री है। फ्री कहां से? 512 MB 512 MB तक की स्टोरेज मोंगोडीबी के अंदर फ्री है। इसको सर पूरा का पूरा फ्री चाहिए, 500 भी पूरा पूरा नहीं पूरा तो कुछ भी नहीं मिलता ना फ्री। भाई 500 भी मिल रहा है। डबल बढ़ाना है क्या? चलो भाई इधर आ जाओ। सर डायनामो वीडी क्या है? फिर अभी बोला छोड़ो भाई, तुम्हें क्या करना है उसके अंदर, ये बस एक डेटाबेस है, डेटाबेस डेटाबेस है। आपने अभी सर इसको बोला कि छोड़ो भाई, छोड़ो, फिर भी पकड़ के बैठा है। अच्छा, तो डेटाबेस की थ्योरी जो हमने पढ़ी है वो सबके समझ आ गई? यस सर, क्लियर है यार? एक तो यस सर। बुलाना पड़ोसी को, बुलाना, मोबाइल दे दो। सर इतना बोल रहे फिर भी ये तुम्हारा पीए पर्सनल असिस्टेंट। अब कोई देखे मोबाइल यूज करता हुआ? अब तोड़ देंगे सर, अब यही होगा, अब यहाँ पे आएंगे सबके मोबाइल। तोड़ दिएगा सर, एक तोड़ हैक कर लें। अच्छा आओ जरा इसको चला के देखते हैं। ये हमारे पास चल रहा है और मोंगोडीबी हमारे पास कनेक्ट हो गया। ठीक है, लोकल होस्ट 3001 में मैंने लिखा तो हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे नजर आ गया। तो लेवलो वो कहते हैं। हाँ हाँ ऐसा ही है। यहाँ पे अगर सर्च करोगे ना मोंगोडीबी मोंगूस तो ये बना हुआ आएगा। ये मोंगोडीबी आ गया, ये आ गया मोंगूस। इमेजेस पे क्या बना? नहीं इनका लोगो भी ऐसा ही है ना ये। बोले तो सही थी सर, वही बोल रहा हूं, उस पे खोले इमेजेस पे आ जाएगा। ये ना हाँ, तो इनका लोगो भी ऐसा ही है। सर ये तस्वीर रखी है। खैर जो भी है चलो। अच्छा ठीक है भाई, डेटाबेस की थ्योरी हमने पढ़ ली। अच्छा ये सबको पता है कि हमने जो ये मोंगोडीबी की जो कनेक्शन स्ट्रिंग उठाई थी, ये कैसे उठाई थी? ये सबको आइडिया है इसका? बस जिसको नहीं पता वीडियो देख लेना, बार बार रिपीट नहीं हो रहा। जो वीडियो आपने पूरी पूरी बनाई है, पूरी बनाई है बिल्कुल A to Z। बिल्कुल A to Z। सर सवाल सर, हमने ये उस टाइम से पहले मोंगोडीबी में साइन अप किया था, तब अभी ये की मिली। सही है। दोबारा हमें लगानी हो तो दोबारा हम कैसे वहाँ पे देखेंगे? अगर दोबारा चाहिए आती है तो ना, सेकंड टाइम कैसे देखेंगे हम? खुद से देखना चाहेंगे, खुद से अगर देखना चाहेंगे। देखो एक बार कॉपी कर लो ना इसको। सर करना भूल गया, करना अगर भूल कोई गया। भूल गया तो कॉपी करना भूल गया तो क्या करोगे? कहाँ से मतलब सर्च करेंगे, देखेंगे तो आओ जरा। किस में इसमें बनाई थी मैंने? इसमें बनाया। ठीक है, मोंगोडीबी खोला मैंने तो मुझे बोलेगा साइन अप करो। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल। सर थोड़ा अपडेट कर दिया है, उस दिन चेंज था, इसलिए याद नहीं
पहले से बना हुआ है ना, जिसका नहीं बना होता उसके लिए चेंज होता है। सही है, देखो ये हमारे पास आ गया सारा। सही अब सर यहाँ से यहाँ पे साइड के अंदर देखो सिक्योरिटी को स्टार्ट का ऑप्शन है, यस सर यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आगे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। सही है मिल गया नया बनाना चाहो नया बना लो, सही है कोई मसला नहीं है, बन गया नया। इसके बाद आपके पास एक ऊपर ऑप्शन होता है यहाँ पे कनेक्ट का शायद ना क्लस्टर, और यहाँ पे होता है डेटाबेस का एक ऑप्शन, ठीक है। कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, कनेक्ट कहाँ है इस पर आप गए, यहाँ पे आगे आपको मिल रहा है कंपास या ड्राइवर, हमने बोला कंपास, कंपास में आ गया, ये आ गया आपका पूरा, हाँ ठीक है। ये सर आपकी URI है। ये मेरी URI है, ये सर एक रेपो यानी कि जो हमारी होती थी एक प्रोजेक्ट की URI है। एक प्रोजेक्ट की है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। नहीं नहीं, इसी को इस्तेमाल कर लो बार बार, बट डेटाबेस का नाम चेंज कर लो। बस ये डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए बता रहे हैं कि वो हाँ अच्छा, ये जो URI है ना, ये आपको कनेक्ट करती है क्लस्टर से, क्लस्टर ये रहा क्लस्टर, क्लासिफर क्लस्टर। क्लस्टर हाँ, क्लस्टर की उर्दू क्या होती है? पता नहीं क्या होता है इधर उर्दू का बंदा बैठा है ना हमारा पीछे सेटअप से आया हुआ है। निश्चित करता है नाम है अली। ये उर्दू में ना बोलते हैं क्लस्टर, गुच्छा, ठीक है। क्लस्टर का मतलब गुच्छा, यानी एक क्लस्टर है, एक गुच्छा है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस मौजूद हैं। एक डेटाबेस, दो डेटाबेस, 3, 4, इसके देखो ऐसे मिसाल लो। फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर है ना मेरे पास, अगर मेरे पास एक क्लस्टर है, सर अंगूर की रहमत का एक मतलब है बताओ चार मतलब है उसके दो। ठीक है। अब ये जो क्लस्टर है ना, इस क्लस्टर के अंदर बहुत सारे हमारे पास डेटाबेसेस मौजूद होंगे, समझ गए? बहुत सारे शाखा इसमें बहुत सारे डेटाबेस मौजूद होंगे मतलब जैसे दरख्त नहीं होता, दरख्त की शाखें होती हैं। कौन सा दरख्त? आपको कौन सा दरख्त चाहिए? कोई भी दरख्त ले ले यार क्या आम का दरख्त होता है, या कोई भी केले का दरख्त हो गया, मौसम्बी का दरख्त हो गया, खजूर का दरख्त हो गया, कोई भी दरख्त हो गया। तो दरख्त के अंदर देखा ना शाखें निकलती होती हैं। इसी तरह से आम के दरख्त में ज्यादा होती है। नहीं, यहाँ पे सर्च करते हैं ना, हम लेंगे सेब का दरख्त, सेब का दरख्त होता है। एप्पल ट्री, देखो इसमें शाखें ज़्यादा हैं, देख रहे हो? तो ये जो है ना हमारा, यही है। नहीं यार ये देखो अब ये पूरा क्लस्टर बना हुआ है हमारे पास, और इसके अंदर ना डिफरेंट डेटाबेसेस बने हुए हैं, ठीक है। एक डेटाबेस ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्लस्टर के अंदर डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन होती है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट होता है। ये हमने एक प्रोजेक्ट होता है वो कहाँ से होता है क्लस्टर में होता है डेटाबेस। हमारा जो एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट एक क्लस्टर होता है, जैसे पोलिंग ऐप बना ली हमने वो एक प्रोजेक्ट हो गया। वो एक प्रोजेक्ट हो गया वो पूरा, कहाँ से वो क्लस्टर में वो क्लस्टर में से हुआ, वो एक क्लस्टर हो गया। एक क्लस्टर हो गया वो आपका, ठीक है। अच्छा, क्लस्टर आप समझ लो कि एक तरह से एक घर है और डेटाबेस उसके डिफरेंट रूम्स हैं। आपने अगर एक एप्लीकेशन बनाई, आपने मतलब पोलिंग ऐप मैंने बनाई है, एप्लीकेशन हां पोलिंग ऐप मिसाल पोलिंग ऐप आपने बनाई है, तो पोलिंग ऐप जो होगी ना वो आएगी इसके अंडर ही, ठीक है। क्लस्टर एक ही होगा। अच्छा, क्लस्टर जो होगा ना वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ना हमारा ये वाला, ये आपके बैकएंड को एक क्लस्टर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। आपके बैकएंड को एक क्लस्टर से, मोंगोडीबी के क्लस्टर से कनेक्ट करेगा। क्लस्टर के अंदर भी डेटाबेस होते हैं। अब डेटाबेस का नाम आप कुछ भी डाल दो, आपने एक डेटाबेस का नाम डाल दिया कि भाई इस डेटाबेस के अंदर सिर्फ पोलिंग ऐप का डेटा आएगा, SMIT पोलिंग ऐप का। आपने दूसरा डेटाबेस बनाया, उसका नाम आपने रख दिया कि SMIT चैट एप्लीकेशन। आप कोई चैट ऐप बना रहे हो तो उसका डेटा सिर्फ उसी डेटाबेस के अंदर आके सेव होगा। एक क्लस्टर में मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते मल्टीपल प्रोजेक्ट आप एक क्लस्टर में बना सकते हो। हैं। सर कल मैंने डेटाबेस कनेक्ट किया, डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद सैंपल डेटा का 140 MB ऐड किया। सैंपल डेटा क्या? उसने मोंगोडीबी में सैंपल डेटा ऐड किया, 140 GB चलाया गया MB। वो देखते हैं ना भी क्या मसला है, ठीक है। जो आज सबको हां हमें समझ नहीं आया बराबर में बैठ गए। डेटा क्या? पता नहीं घर कैसे लेट पहुंच जाते हैं जब इतनी स्पीड से। सर मोंगोडीबी कल मैंने कनेक्ट किया, सही है। कनेक्ट करने के बाद जो सैंपल डेटा होता है ना, सैंपल एसएस, वो 140
140 एमबी। हाँ वो उतना नहीं है, वो उतना ही होता है 140 MB। 140 से कलर जाया हुआ है। ओए होए भाई बहुत होता है 100 512 माइनस 140। सर सदमा लग गया बोल रहा है मेरे को अभी। कह रहे 4 प्रोजेक्ट देख के मर जाएगा ये, अरे बाकी में क्या करूंगा। 512 चलेगा। भाई देखो 512 का मोंगोडीबी ने बोला है ना आपको, 512 ही मिलेगा आपको। बाकी जो उसने 140 रखा है ना, वो उसने आपको अपने पास से कोई एक्सटर्नल अपना डेटा कर देता है। हाँ तो भाई आप ये भी तो देखो 512 MB तो आपको फ्री मिल रहा है ना। 512 MB बहुत होता है। हम डेटाबेस के अंदर कोई पिक्चर स्टोर नहीं करा रहे हैं। टैक्स यूज करा। हाँ टेक्स्ट फाइल स्टोर करा रहे हैं, 5-10 साल वो आराम से चलेगा भाई। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर बिल्कुल भाई। 140 MB में सही बोल रहे सर, टैक्स में तो केबी में लेता है। केबी में फाइल होती है भाई टेक्स्ट 140 की। MB कैसे चलेगा। भाई वो कुछ भी नहीं है, सैंपल डेटा वो मोंगोडीबी खुद ऐड करता है। बढ़ा दियो सर वही तो पूछ रहा हूँ कैसे उड़ेगा। सैंपल डेटा बता दो। मैं खुद जानता है डमी डेटा चलो बस चलो फट्टे फट्टे कम करो, इधर आओ सारे। अच्छा तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सबसे पहले मोंगोडीबी की यूआरआई उठा ली, और यूआरआई उठा के उसको हमने mongoose.connect से डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया। .env में रखिए। .env रखी जी। सर ये तो सही यूआरआई जो हमें MongoDB से कनेक्ट करती है। अब सही हम है। ये वाले प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं MongoDB से, बहुत हाँ। ज़्यादा। यूआरआई का मैंने बताया वो क्लस्टर को कनेक्ट करा दिए, हाँ और एक क्लस्टर के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं। एक प्रोजेक्ट की मैंने मिसाल दी कि पॉलिंग ऐप हो गई, एक सोशल पोस्टिंग ऐप हो गई, उसका डेटाबेस अलग बनेगा, अलग बनेगा डेटाबेस। देखो यहाँ पे हमने ये किया हुआ है ना कनेक्ट डीबी के अंदर डेटाबेस का नाम बताया हुआ है ना इसको हमने, इधर आके देखो डेटाबेस का नाम SMIT बेच 18 नाम है। या अगर मैं इसको चेंज कर दूँ डेटाबेस को, मैं बोलता हूँ कि आपका नाम है भाई MongoDB CRUD, ठीक है MongoDB CRUD। तो अब इससे क्या होगा कि मेरे क्लस्टर के अंदर एक डेटाबेस बन जाएगा इस प्रोजेक्ट के नाम का। सर .env फाइल खोलें। क्या बन जाएगी? नहीं कलेक्शन नहीं बनेगी, डेटाबेस बनेगा। नहीं ना, नहीं क्लस्टर है सबसे पहले, देखो बात नहीं समझ रहे। एक कंटेनर एक क्लस्टर है, सही है। क्लस्टर के अंदर डेटाबेस होते हैं, सही है। डेटाबेस के अंदर कलेक्शन होती है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट होते हैं। सही है। समझ आई बात? दोबारा सही है। क्लियर हो रही थी या नहीं हो रही क्लियर? क्लस्टर जो है ना वो पेरेंट है, सही है। क्लस्टर के अंदर डेटाबेसेस बने होते हैं आपके, समझ रहे हो? और एक डेटाबेस इज इक्वल टू एक प्रोजेक्ट, सही है। हाँ घर की मैं मिसाल दे रहा था ना, अभी घर हो गया, घर के अंदर जो कमरे हैं वो डेटाबेसेस हो गए, फिर करेक्शंस और फिर बाकी चीज़ें। घर जो है हमारा क्लस्टर है। क्लस्टर है, कमरे नहीं है डेटाबेस, फ्लोर्स डेटाबेस है भाई। और फ्लोर्स के अंदर जो कमरे हैं वो कलेक्शन है, और कमरे के अंदर जो लोग हैं वो डॉक्यूमेंट है। ऐसा समझ लो, समझ आई बात? अच्छा भाई खैर, पिटना जा रहे हो क्या? अच्छा तो .env फाइल खोलें। हाँ .env खोल लेते हैं। या नहीं सर वहाँ पे URI देखिए। सर सब कुछ समझ आ गया। आ जाता सब समझ। सर क्लस्टर कनेक्ट हो गया। क्लस्टर कनेक्ट हो गया आपका। प्रोजेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट करना है। हाँ अब देखो mongoose.connect आपने किया है ना, देखो आपकी जो ये बैकएंड की एप्लीकेशन बनी हुई है, हाँ ये एक ही प्रोजेक्ट होगा ना आपका। हाँ, एक ही होगा। भाई ये बातें कर रहे हो, फिर समझ नहीं आएगा, फिर बोला कि दोबारा देखो ये जो आप बैकएंड की एप्लीकेशन बना रहे हो ये एक प्रोजेक्ट है ना। आपका MongoDB का क्लस्टर कनेक्ट हो गया, सही है, हो गया। उसमें आपने यहाँ पे आके डेटाबेस का नाम डाल दिया, एक डेटाबेस इक्वल्स टू एक प्रोजेक्ट, समझ रहे हो? तो एक बैकएंड के अंदर आपका एक ही प्रोजेक्ट कनेक्ट होगा अल्टीमेटली, सही है। तो एक ही प्रोजेक्ट हमारा बन गया ये, ठीक है। तो डेटाबेस बन रहा है DB नेम से। हाँ ये डेटाबेस बन रहा है, ठीक है। अच्छा इतनी चीज़ समझ आ गई सबके कि MongoDB कनेक्ट करते टाइम डेटाबेस का नाम कैसे देना है, कनेक्ट कैसे होगा, ये कैसे है, वो कैसे, सब क्लियर है? अच्छा कोई सवाल है किसी का भी नहीं है? चलो अब ये देखते हैं कि जो डेटा हम MongoDB के अंदर ऐड करेंगे उसको हमें देखना कैसे, ठीक है। ये किसी ने सवाल पूछा। अपडेट भी हो रहा है। MongoDB कंपास इंस्टॉल कर लिया सबने? यस सर कर दिया। कंपास को आप जब पहली बार खोलोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, साइड में कुछ भी नहीं होगा आपके पास। मेरे पास कुछ पहले से है, सही है, मेरे कुछ पहले से बने हुए कलेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस हैं, क्लस्टर्स हैं, ठीक है, जो मेरे कुछ कंपनी के हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ क्लाइंट्स के हैं, कुछ दूसरे हैं। अच्छा
अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आता हूँ और मैं इधर आके सबसे पहले जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग थी, गौर से सुनना मेरी बात, कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ इधर, इधर आके प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, सर और ग्रीन बटन, प्लस के आइकन पे क्लिक कर लो या ग्रीन बटन पे क्लिक कर लो। यहाँ पे ये बोलेगा कि भाई आप क्या करो, अपना URI डालो, URI को पेस्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है, पेस्ट कर दिया। बोल रहा है आपका जो क्लस्टर है उसका नाम क्या है, मैंने बोल दिया भाई SMIT नाम है, ठीक है, SMIT पेज 18 है सर। पेज 18 है, जो भी है, चलो एक ही पेज है मेरे पास, ठीक है। सेव एंड कनेक्ट, जैसे ही मैंने सेव एंड कनेक्ट किया तो मेरे पास जो पहले से मौजूद थे उनके अंदर एक और ऐड हो गया, ठीक है। हाँ ये सैंपल आ रहा है, सैंपल आ रहा है। एडमिन कॉन्फ़िग लोकल और सैंपल फिक्स, ये MongoDB बाय डिफॉल्ट बनाता है। ये क्यों बनाता है? ये इसीलिए बनाता है कि अल्लाह ना करे अगर आपका डेटा लॉस्ट हो गया तो डेटा का बैकअप के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए इसको यहाँ पे सेव रख दें, ठीक है। लेकिन इससे आपकी स्टोरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, तो SMIT पेज 18 के नाम से मेरे पास एक प्रोजेक्ट मेरा सेट हो गया, और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने किस नाम से डेटाबेस बनाया है भाई? MongoDB क्लाउड के नाम से बनाया है, ठीक है। अच्छा आओ जरा, अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, और हमने एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, मॉडल्स, याद पढ़ रहे हैं किसी को? मॉडल्स हमने पढ़े थे, स्कीमा, ब्लूप्रिंट। डेटा अगर MongoDB के अंदर जाएगा तो वो दिखेगा कैसा, उसकी शक्ल कैसी होगी, उसका आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, उन जो फील्ड जो होंगी उन फील्ड्स की जो टाइप होगी वो क्या टाइप होगी, रिक्वायर्ड है या नहीं है, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगर कोई नंबर है तो मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक उस फील्ड की सारी डिटेल्स हम क्या करते हैं, स्कीमा के अंदर बनाते हैं, उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं जी। एक स्कीमा ऐसे बनाया सर, पता नहीं डॉट मेन डॉट स्लैश डॉट ट्रिम सब कुछ इतना बड़ा, सब करता है वो, सब करता है। अगर यहाँ पे वो आप बोलोगे ट्रिम ट्रू, सही है, ट्रिम ट्रू आपने कर दिया। अब ट्रिम क्या करता है? ट्रिम क्या करता है कि आगे और पीछे से स्पेसेस हटा देता है, सही है। तो अगर आप चाह रहे हो तो लगा दो, नहीं चाह रहे तो मत लगाओ, लगा देते हैं सर, सर लगा सही है। फिर अभी बताया, अभी तो बताया भाई, तुम क्लास के बाद जवाब दिया करो, ट्रिम टू क्या मार दो। पता आ गया पीछे। अच्छा खैर, हाँ क्या सर हो गया हो गया? यही बता देना। तो पोस्ट का हमने एक स्कीमा बनाया था, जो हमारी जो पोस्ट होगी वो दिखेगी कैसी, ठीक है। उसका जो टाइटल होगा वो कैसा होगा, टाइटल की टाइप क्या होगी, रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसकी टाइप क्या होगी, रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जो उसकी जो मिन लेंथ होती है कि उसकी कम से कम लेंथ कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कितनी होगी। एक होता है ट्रिम, ट्रिम मैंने ट्रू कर दिया। ट्रिम का मतलब, ट्रिम ये करता है कि स्ट्रिंग से ना आगे और पीछे से स्पेसेस हटा देता है। अगर आपने डेटा ऐसा भेजा है ना, यहाँ पे आपने हेलो वर्ल्ड अगर भेजा और यहाँ पे आगे आपने 4 स्पेस लिखे हुए हैं और यहाँ पे पीछे आपने 5 स्पेस लिखे हैं, ये सब इसमें हटा देगा, ये आगे वाले स्पेस को भी हटा देगा और पीछे वाले स्पेस को भी हटा देगा। दरम्यान का जो है वो तो जाहिर सी बात है, वो तो रहेगा, ठीक है। भाई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, सिक्योरिटी की वजह से एक्स्ट्रा चीज़ है ये, ठीक है। अच्छी चीज है। अच्छा भाई, अगर आप चाह रहे हो कि मैं ईमेल को स्टोर करा रहा हूँ तो आप यहाँ पे आके इसको बोल सकते हो लोअर केस ट्रू, तो ऑटोमेटिकली ईमेल अगर अपर केस में या कैमिल केस में या किसी भी ऊपर नीचे के अंदर आया उसको वो ऑटोमेटिकली पार्स करके सेव कर, ये वाली भी एक सिक्योरिटी लग गई, ये भी एक सिक्योरिटी लग गई। जैसे पहले लगा रहे थे, अब ये एक और भी ऐड हो गई। हाँ, एक हम लगा रहे थे HTML में, एक लगा रहे थे जावास्क्रिप्ट में, CSS में कौन सी लगा रहे थे बेटा? वो तो HTML की बात है ना, HTML की बात है। कि आप बातों का जवाब ही नहीं दे रहा, ये 2 दिन के बाद तो आए कि वो पता ही नहीं। हाँ, डिप्रेशन वही है, आगे पीछे कर, ठीक है। अच्छा, इन्होंने CSS डेटाबेस दोनों मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा स्कीमा बन गया, और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई पोस्ट मॉडल बनाओ, mongoose मॉडल, और मैंने बोला पोस्ट नाम की कलेक्शन होगी और उसके अंदर डेटा कौन सा आएगा, स्कीमा वाला डेटा आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसको बस मैंने यहाँ पे आके एक्सपोर्ट मारा, यहाँ पे आके मैंने इसको एक्सपोर्ट मारा और एक्सपोर्ट मार के अब मैं आता हूँ अपने राउट्स के अंदर, और यहाँ पे फटाफट से मैं अब इसका एक अलग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। यानी इंपोर्ट हम उसी फाइल के अंदर मार सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल मार सकते हैं, क्योंकि हमने अलग फाइल बनाई हुई है, वो नहीं बनाया उसी फाइल नहीं उसी फाइल में मान लो, कोई मसला, इंपोर्ट ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, 5 APIs को फटाफट से कंप्लीट करना है। एक क्रिएट की API होगी जो डेटा क्रिएट करने का काम आएगी,
एक गेट करेंगे डेटा मोंगोडीबी से, एक गेट सिंगल होगा, एक अपडेट होगा और एक डिलीट होगा। ठीक है। अच्छा तो मैं बोलता हूँ पोस्ट सबसे पहले ऐड करने की एपीआई देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट और टाइटल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट बॉडी डॉट टाइटल। लास्ट वाले को कॉपी कर लो। हां सर कॉपी कर लास्ट वाले को भी कर लें। अब लास्ट वाले को ना एक खोलना काम पड़ेगा। अच्छा लगता आप ही बोल एक काम को डबल जगह करो वो अच्छा नहीं होता, एक काम को बार-बार करोगे आपकी आगे बेहतर होगी। फिर बोलोगे भूल गए, फिर चुप हो जाओ, फिर बोलोगे भूल गए। ठीक है, ये मेरे पास आ गया सारा डेटा। सही है। मैंने बोला कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड बॉडी और टाइटल नहीं है तो आप उसको बोलोगे रिक्वायर्ड है, और अगर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बस सिंपल करना कुछ भी नहीं है। जब मैं यहाँ पे आके पुराने वाले कोड में न्यू पोस्ट बना रहा था, न्यू पोस्ट बनाने के बाद उसके अंदर आईडी रखवा रहा था, आईडी रखवाने के बाद डिस्क्रिप्शन टाइटल और ऑल पोस्ट के अंदर अनशिफ्ट कर रहा था। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जो मेरा मोंगोडीबी है वो आईडी भी खुद बनाता है। नंबर एक चीज़, आईडी जो होती है डॉक्यूमेंट की वो मोंगोडीबी खुद बनाता है। भाई ये शोर क्यों हो रहा है? कौन बातें कर रहा है आप में से? अब इधर देखो सारे। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि आईडी पुराने वाले कोड में आईडी हमें खुद बनाना पड़ रही थी, लेकिन मोंगोडीबी जो होता है वो आईडी अपनी खुद ही बनाता है। सही है। अच्छा प्लस एक चीज़ और, कौन सा डॉक्यूमेंट कब ऐड हुआ है क्रिएटेड ऑन, और कौन सा डॉक्यूमेंट लास्ट कब अपडेट हुआ है या चेंज हुआ है अपडेटेड ऑन, ये चीज़ भी मोंगोडीबी खुद ब खुद ही स्टोर कराता है। ठीक है। यहाँ पे आपको ये देना होता है कि टाइम स्टैम्प ट्रू होगा। ठीक है। और वहाँ पे चीज़ें सारी है खुद ब खुद करके आपको देता है। तो ठीक है, यहाँ पे आके मैंने वैलिडेशन लगा दी कि भाई टाइटल नहीं है तो टाइटल रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई अवेट और पोस्ट मॉडल जो मैंने कहाँ बनाया था, जो मैंने अपना स्कीमा के अंदर बनाया था, बोलता हूँ भाई इंपोर्ट पोस्ट मॉडल फ्रॉम डॉट मॉडल्स और इंडेक्स। ठीक है। डॉट स्लैश से होता ये कि एक प्रोडक्ट पीछे जाता है। सजेशन दे देता है यार। ठीक है। अच्छा मैंने बोला अवेट पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट, और क्रिएट के अंदर मुझे पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया मैंने। ऑब्जेक्ट पास करने के बाद उस मॉडल के अंदर जो जो कीज थी वो कीज मुझे डालनी है और उसके अगेंस्ट की वैल्यू डालनी है। मैंने कहा आपके पास जो टाइटल होगा वो होगा आपका रिक्वेस्ट बॉडी डॉट टाइटल, और डिस्क्रिप्शन जो होगी वो कौन सी होगी भाई, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। सही है भाई, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गया ये लो। सही है। अच्छा अब क्या होगा कि पहले वैलिडेशन ये वाली चेक होगी, ये वाली चेक होगी, दोनों वैलिडेशन इसने पार्स कर दी। पार्स करने के बाद ये क्या करेगा कि पोस्ट मॉडल के अंदर जाएगा और क्रिएट करेगा इस नए डेटा को, यानी मेरी पोस्ट की कलेक्शन में जाएगा और वहाँ पे जाकर क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट को, इस डॉक्यूमेंट को ऐड कर देगा। ठीक है। अच्छा अवेट लगाया हुआ तो रेसिंग भी लगा देते हैं। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई पोस्ट क्रिएटेड हो गई हमारी, और अवेट करके कराए तो थोड़ा सा टाइम लेके डेटाबेस के अंदर ही इसको सेव कर देगा। आओ उधर एक बार ट्राई करते हैं इसको पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन बोल रहे पता है क्यों टेढ़ा बन के आ रहा है यार, उसकी मर्जी ना यार, क्या हो गया। पोस्टमैन का मतलब है डाकिया, पोस्ट हो जाएगा आपका सारा काम उड़ती हुई जाएगी ना रिक्वेस्ट। ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा, कौन सी पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, लोकल कौन सा था हमारा 3001 स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट, और बॉडी के अंदर मैंने क्या बोल दिया, सम टाइटल और सम डिस्क्रिप्शन। अगर मैं डिस्क्रिप्शन ना भेजूँ क्या मुझे एरर आएगा, डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। और अगर मैं इसको भेज दूँ तो भेजने के बाद पोस्ट क्रिएटेड हो गई। अच्छा पोस्ट पुराने तरीके से क्रिएट नहीं हुई, मेरे एरे के अंदर नहीं गई है वो पोस्ट, मेरे डेटाबेस के अंदर गई है पोस्ट। ठीक है। टाइटल चेक हुआ, डिस्क्रिप्शन चेक हुई, पोस्ट मॉडल के अंदर उसने क्या किया, क्रिएट किया। अच्छा पोस्ट मॉडल है क्या, पोस्ट मॉडल एक कलेक्शन का नाम है जिसके अंदर पोस्ट होती है सारी, और डेटा कौन सा ब्लूप्रिंट होगा उसका, पोस्ट स्कीमा की तरह का। ठीक है। यानी इस कलेक्शन के अंदर ऐसा डेटा सेव होगा। ठीक है। ऐसा डेटा इसके अंदर सेव होगा, टाइम्स के साथ भी और उसके साथ भी।
ठीक है। अच्छा देखेंगे कैसे करना, कुछ भी नहीं है। इधर आप आ गए, आपने अपना ये डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है, इसको एक बार रिलोड करो। ये रिलोड किया आपने, मोंगोडीबी क्रेड का डेटाबेस बन गया। डेटाबेस को आपने ऑन किया, ओपन किया, पोस्ट के कलेक्शन आ गई। कलेक्शन को आपने खोला, कलेक्शन के अंदर आपके पास एक डेटा यहाँ पे आ गया, आईडी ठीक है। अलग से बना देखो आईडी इसने खुद बना दी, अंडरस्कोर आईडी बनाई है, ठीक है। बेसिकली अंडरस्कोर आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और अंडरस्कोर वी। सर यहाँ से भी हम एडिट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, सही है। जेसन में देखना है जेसन में देख लो, नॉर्मल देखो नॉर्मल देख लो, टेबल के अंदर देखना टेबल के अंदर देख लो। ये टेबल में सर अच्छा माई एसक्यूएल आपको ये फैसिलिटी नहीं देता कि आप जेसन में भी देख लो, उसमें भी देख लो। वो सिर्फ टेबल में दिखता है। वो जो टेबल में, हम दोनों में देख सकते हैं, टेबल में भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते आपने मोंगोडीबी अच्छा है। हैं, सही। यहाँ से आप पेजिनेशन चेंज करो, आप कह रहे हो एक पेज से 25 चाहिए तो 25 आएंगे, 100 चाहिए तो 100 आएंगे। सर ये क्या है? पेजिनेशन है, ठीक है भाई। तो डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना कैसे है वो सबके समझ आया? यस सर। हाँ तो सर में दर्द हो रहा है, यस सर। लास्ट में देखने में। अच्छा सही है भाई। अच्छा ये हो गया जी। जब हम ये यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम अपने यूजर का सारा डेटा देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, यूज़र का ईमेल, यूज़र का पासवर्ड, यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर सब देख सकते हो, बिल्कुल सब देख सकते हो, सही। अच्छा पासवर्ड में भी ना एक चीज़ होती है, पासवर्ड हम डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर नहीं कराते, पासवर्ड को थोड़ा सा करते हैं, उसके साथ सेव करते हैं। अब वो देखेंगे कैसे करते हैं। अच्छा तो एक्सप्रेस के जरिए मोंगोडीबी के अंदर डेटा कैसे ऐड करना है, ये समझ आई सबकी या नहीं आई? यस सर। पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट करना है, नहीं आई तुम्हारे? क्या समझ नहीं आई? बहुत अच्छा, और यही समझाया वो भी 3D में। प्रैक्टिस करना है एक बार, सही है। जब भी समझ नहीं आए तो बताना। अच्छा तो पोस्ट की एपीआई बन गई मेरी या नहीं बनी यहाँ पे? हाँ भाई बन गई ना पोस्ट की एपीआई। हाँ भाई तुम पीछे, समझ आ रही है? हाँ असाइनमेंट मिलेगा कल? शाम में आ जाएगा। शाम में आ जाएगा। इसको तो मैं देखूं अभी तो तुम्हारे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये नहीं पहले वाला। पहले वाला? अच्छा अब राउटर डॉट गेट की मेरे पास एक अदर रिक्वेस्ट है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, डेटा को गेट करना है, सही है। मैंने देखा ना कि पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट में करूँगा तो मेरा डेटा डेटाबेस के अंदर जाएगा। अब डेटाबेस के अंदर से लेकर कैसे आना है, मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट और ऑल पोस्ट इज इक्वल्स टू अवेट पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड, बस फाइंड करोगे ना क्या? सर पोस्ट मॉडल पोस्ट मॉडल वाली चीज़ है ना जिसके अंदर हमने स्कीमा बनाया था अपना, ये सर इसको कॉल करने से सारा डेटा गेट कर लेगा। इसको बोलने से सारा डेटा गेट कर लेगा। मैंने बोला पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड करो, तो डॉट फाइंड से क्या होगा, सारा का सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं पकड़ता हूँ और पकड़ के बोलता हूँ कि डेटा के अंदर आओ और इसको आप यहाँ पे आके भेज दो बस। गेट की रिक्वेस्ट, क्या हो गया भाई? अच्छा अवेट लगाया, ऐसे नहीं लगाया। ठीक है मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया, दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं, डेटा आ गया, ठीक है। डेटाबेस से डेटा आ भी गया, डेटाबेस का डेटा हमने भेज भी दिया। थोड़ा सा डेटा और भेजते हैं, मैंने बोला सब टाइटल न्यू अपडेट किया सर, अपडेट सर इतना सा डेटा है थोड़ा मुझे फिर तो टेबल सही है। मैंने क्या किया, मैंने 4 डेटा और ऐड कर दिया। अब अगर मैं दोबारा फेच करूँ इसको तो आएगा नहीं आएगा, ठीक है। 3 4 5 एक पहले से था, 4 अभी ऐड किया, सही है। देखो इसने आईडी भी खुद बना ली और कब क्रिएट किया गया इसको और कब इसको अपडेट किया इसने सब बना दिया। अच्छा ये जो वर्जन वाली चीज़ है ना, अंडरस्कोर वर्जन, इसका मतलब ये होता है कि इस डेटा को कितनी बार मॉडिफाई किया गया, कितनी बार इसको चेंज किया गया, कितनी बार इसको अपडेट किया गया। अभी कौन सा चल रहा है? अभी 0 चल रहा है ना, एक बार भी अपडेट नहीं किया आपने। अपडेट नहीं किया, आप अपडेट करें करें सर सर। अपडेट करें।
अच्छा ये हो गया। अच्छा फाइंड के अंदर ना एक चीज़ और होती है, फाइंड के अंदर एक चीज़ और होती है। फाइंड के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो और यहाँ पे आप किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर क्वेरी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि जिसका ईमेल इसके बराबर हो, ये क्वेरी आप मार सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि ईमेल के अलावा कोई और फील्ड हो, आप कह रहे हो कि जिसका नाम जो है ऐसा हो, ठीक है। तो हर किस्म की क्वेरी जिस क्राइटेरिया के ऊपर और जिस किस्म का डेटा आपको चाहिए ना, आप इसको बस यहाँ पे आके पास कर दोगे, वो आपको वो डेटा लाके दे देगा। सर अब इसका मतलब ये जहाँ डेटाबेस में हमारी जो फर्स्ट नेम होगा वही लेके आएगा। उस फर्स्ट नेम से मैचिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेकर आए, ठीक है। सर हमारे केस में क्या है, हमने किया हमारे केस में तो कुछ भी नहीं है, टाइटल है हमारे केस में। हाँ अच्छा टाइटल मंगवाते हैं। टाइटल मंगवा लो। अगर आपने बोला कि भाई मुझे सिर्फ वो डेटा ला के दो जिनका जो टाइटल है वो सम टाइटल के बराबर है, ठीक है। जिनका जो टाइटल है वो किसके बराबर है, सम टाइटल के बराबर है। अब सिर्फ वो डेटा आएगा जिसका जो टाइटल इसके बराबर होगा। आओ जरा, ठीक है। एक ही आएगा, एक ही था हमारे केस में। एक ही था हमारे केस में, एक ही आएगा। यहाँ पे मतलब हम क्वेरी लगा सकते हैं। बिल्कुल डेटाबेस में देखते हैं कि अगर सेम भी है तो सेम वाली भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने आके रिफ्रेश किया, 5 डेटा आ गया मेरे पास। क्या चीज़? मैंने बोला जिसका टाइटल ये है ना, सम टाइटल न्यू, आपको उस वाला डेटा लेकर आना है। दोबारा राइट मारा मैंने, देखो 3 डेटा या 4 डेटा मेरे पास आ जाएगा। 1 2 3 4, सिर्फ वो डेटा है जिसका टाइटल इससे मैच कर रहा है, सारे नहीं आएंगे। अब अगर आपको सारे चाहिए तो या तो आप इस ऑब्जेक्ट को खाली छोड़ दो, खाली का तो सारा आ जाएगा। या तो इसको बिल्कुल ही उड़ा दो, सही है। तो क्या होगा, अब सारा डेटा आएगा आपके पास। सर जी ये जो आपके टाइटल वगैरह आ रहे हैं बने हुए कहाँ हैं? ये पूरी जो ये डाटा जो आ रहा है बना हुआ कहाँ है? डेटाबेस में। डेटाबेस में कभी कभी तो मुझसे सवाल करते हो, मैं बोलता हूँ क्या सवाल है, लेकिन सवाल अच्छे होते हैं। खैर ये हो गया। अच्छा तो क्रिएट वाला काम हो गया हमारा। क्रिएट के बाद कौन सा काम हो गया, गेट वाला काम हो गया। पुट वाला काम रह गया और डिलीट वाला काम रह गया। हाँ गेट सिंगल भी कर लेते हैं। टाइम क्या हुआ? बहुत टाइम है। अच्छा अब गेट सिंगल वाला काम करते हैं। मैं बोला पोस्ट सिंगल पोस्ट इक्वल्स टू अवेट पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है। अंडरस्कोर आईडी भी ढूंढना था हमें, तो अंडरस्कोर आईडी के बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो आईडी मैंने यूआरएल के अंदर पास करी है वही आईडी मेरे पास यहाँ पे भी मैच करना चाहिए, सही। अच्छा यहाँ पे एक इफ की कंडीशन भी लगा लेते हैं कि भाई अगर नहीं है आपकी पोस्ट आईडी तो आप क्या बोलोगे, रिटर्न करोगे फॉरवर्डेड डॉट सेंड नहीं आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आईडी इज रिक्वायर्ड। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर बंदे ने आईडी पास नहीं करी तो दोस्तों क्या बोलेगा, सबसे पहले आईडी पास करो उसके बाद आना, ठीक है। अच्छा उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट नीचे जाएगी इसको पास करके, नीचे जब आएगी तो सिंगल पोस्ट करके क्या करेगा, पोस्ट मॉडल के अंदर फाइंड करेगा। क्या फाइंड करेगा, जिसकी अंडरस्कोर आईडी मेरी प्रोवाइड की गई आईडी के बराबर होनी चाहिए। सर ये हम एडिट वाला काम नहीं ये हम गेट सिंगल वाला काम करते हैं, सिंगल पोस्ट गेट आईडी के सिंगल। बेसिस पे। हाँ यानी अब जो मैं डॉक्यूमेंट ढूंढूंगा उसकी आईडी मेरे पैराम्स वाले आईडी के बराबर होनी चाहिए, यस सर। ठीक है। पैराम्स वाले आईडी के बराबर होनी चाहिए। पैराम्स पता है ना सबको कहाँ से गेट होता है, यूआरएल के अंदर से जो चीज़ें गेट होती हैं, तुमने शायद क्लास में मिस करी थी, ठीक है। ये हो गया और इसके बाद का डेटा हमारे पास आ जाएगा सिंगल पोस्ट का। आओ ज़रा, ये भी बोल रहे हैं वेट लगाए, एसिंग लगाया नहीं है।
अच्छा, एक आईडी को पकड़ते हैं, सम टाइटल वाली की आईडी को पकड़ते हैं, और आईडी को पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आके चेक करते हैं। ठीक है, सिंगल पोस्ट फैच हो गई हमारी। अच्छा, फैच करने के बाद हमने क्या करा कि सिंगल पोस्ट को पकड़ा, और सिंगल पोस्ट को पकड़ के मैंने बोला कि इसको आप क्या करो, रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर दो। सही है भाई, दोबारा हिट करते हैं इसको, दोबारा हिट किया तो सिंगल पोस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गई। सही है। अब यहाँ पे एक मसला ये होता है कि हमें तो चाहिए एक ही पोस्ट, लेकिन ये मुझे पूरा एरर रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे अपना, हम इसको बोलेंगे कि आप क्या करो, आप इसको बोलो अवेट पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी या पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड वन। सिर्फ एक ढूंढ के लाना है आपको, पहला वाला। कौन सा वाला? पहला वाला, जिसकी आईडी मेरी आईडी के बराबर हो। ठीक है, तो पोस्ट आईडी पास होगी, नहीं है तो आईडी रिक्वायर्ड है। और सिंगल पोस्ट को कहाँ से लाएगा, पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड वन। फाइंड वन के अंदर क्या चाहिए आपको, आईडी जो है मेरी प्रोवाइड करता आईडी के बराबर होनी चाहिए। इसको एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो सिंगल डेटा मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। समझ आई बात? सर पहले कैसा आ रहा था? पहले आ रहा था एरे के अंदर, अब ऑब्जेक्ट के अब ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। सर ये फाइंड बाय आईडी उधर से दी गई है मॉडिफिकेशन। हाँ, फाइंड वन हो गया, फाइंड बाय आईडी हो गया, कुछ भी हो गया, सर दोनों ऑब्जेक्ट में आएगा। दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेट सिंगल का काम हो गया। अच्छा, अब गेट सिंगल के बाद ना एक चीज़ और ज़रा समझो, एक चीज़ और ज़रा समझो। अब मोंगोडीबी जो आईडी देता है ना हमारे को, किसका फ़ोन है भाई ये? तोड़ दे सर, रिसेट मार। बेटा इसको साइलेंट कर दिया करो क्लास में, आपसे आपका भी बच रहा था। अच्छा खैर, तो डेटा भेजना सबको आ गया, क्यों बजा बेटा, इसको बंद करो। हाँ सर, चलाने का कोई स्टूडेंट होगा। इसको बंद करो। तुम्हारा कोई मैच वैच तो नहीं है? नहीं है, वर्ल्ड कप तो नहीं चल रहा? नहीं, इसकी आवाज़ बंद कर दो बस। हाँ सर, चल रहा है। रोनाल्डो रिटायर हुआ ना, मेसी थोड़ी ना हुआ है। लीग वीग चल रही होंगी अभी तो, फुल चल रही होगी सर, पैसा वैसा आएगा। कोच बुला रहा होगा। फीफा फोन तो नहीं आ रहा देखो। आओ मेसी, तो मैं गोल्डन शू दूँ मैं, है ना? चलो, नहीं वो मेसी है ना? नहीं भाई, नहीं, नेमार भाई, ब्राजील वाला जो रो रहा था बैठ के। अच्छा खैर, इधर इधर देखो, बातें खत्म। अच्छा, गेट सिंगल पोस्ट को मैंने फेच किया, पोस्ट आईडी पास होगी, डेटा यहाँ पे आएगा। अगर पोस्ट आईडी नहीं तो आईडी इज रिक्वायर्ड है। सिंगल पोस्ट इक्वल्स टू अवेट पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड वन अंडरस्कोर आईडी बराबर होनी चाहिए इसके, और डेटा आ गया तो यहाँ पे हमने इसको भेज दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि मोंगोडीबी की जो आईडी है, इसको ज़रा गौर से समझना, ये बहुत काम की चीज़ है। मोंगोडीबी की जो आईडी है ना, ये हमेशा बनती है यूनिक। क्या बनती है भाई? हमेशा यूनिक बनती है। यूनिक कैसे बनती है? क्योंकि ये मोंगोडीबी की जो आईडी है, इसको बनाने के अंदर ये टाइम का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है भाई? टाइम का इस्तेमाल करता है। यानी अगर अभी कोई आईडी बनती है तो उसके अंदर अभी का टाइम इंक्लूड होगा। ठीक है। अगर अभी से 10 मिनट बाद कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है ना, तो उसकी जो आईडी होगी वो उसके टाइम के हिसाब से बनाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, मोंगोडीबी की जो आईडी होती है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट आईडी भी बोलते हैं, अंडरस्कोर आईडी भी बोलते हैं, या कुछ भी बोल दो। अब ये जो आईडी है ना मोंगोडीबी की, इसका ना एक खास पैटर्न होता है। क्या होता है भाई? इसका एक खास पैटर्न होता है। सबसे पहली तो बात ये है कि इसके अंदर जो है वो 24 कैरेक्टर होने चाहिए। सही है, 24 कैरेक्टर की आईडी होती है हमारे पास। और इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये मोंगोडीबी खुद बनाते हैं, हमें करना नहीं होता कुछ। ये इसने टाइम को किसी तरह से ना पार्स किया हुआ है। हाँ, पार्स किया हुआ है कुछ। ठीक है। अल्फ़ाबेट्स भी दिख रहे होंगे इसमें आपको, और नंबर्स भी दिख रहे होंगे। ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो इसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है। अब मोंगोडीबी की जो आईडी आपने पास करी है, सबसे पहली बात तो ये है कि आईडी के ऊपर ना इंडेक्सिंग हुई भी होती है। यानी आईडी जो होती है ना, उसको ये पहले से मैप करके बैठा होता है मोंगोडीबी। सही है। यानी उसको पता होता है कि कौन सी आईडी का डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो
तो आईडी से अगर आप कोई चीज़ फाइंड करते हो ना तो वो दूसरी चीज़ों के मुकाबले में फास्ट होगी क्योंकि उसके ऊपर इंडेक्सिंग हुई होती है, उसको सब पता होता है। ठीक है, अच्छा इसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मेट अगर यहाँ पे आप आओ और अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने बोला कि भाई लोकल 3001/API/v1/post और आगे पोस्ट की आईडी आ गई, आपने एंटर किया, इसने आईडी को पकड़ा, डेटाबेस के अंदर ढूंढा जाके, इसको मिल गया, इसको जब मिल गया तो इसने फाइंड किया, फाइंड करके आपने यहाँ पे लाके भेज दिया। क्या होगा कि अगर मैं कोई दूसरी आईडी भेजूँ या अगर मैं इधर आके 1 2 3 लिख के भेजूँ, नहीं मिलेगा, डेटाबेस में मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पोस्ट नॉट फाउंड आएगा या इंटरनल सर्वर एरर आएगा। ठीक है, तो वही आईडी डाले पुरानी वाली और उसका आगे 4 के आगे 3 डाल दे। ठीक है, सर ये आईडी वहां नहीं आएगा। नहीं आएगा। MongoDB वाली आईडी आएगा ना? हाँ ये MongoDB वाली आईडी है, नहीं आ रहा ना, बड़ा नल आ रहा है, नहीं आ रहा ना, डेटा ना डेटा मिल रहा नहीं है। सही है। तो अगर सिंगल पोस्ट नहीं मिलती मुझे तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई पोस्ट नॉट फाउंड। ठीक है, पोस्ट नॉट फाउंड आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके 3 लिखूँ और एंटर करूँ तो पोस्ट नॉट फाउंड आना चाहिए। ठीक है, नॉट फाउंड हो गया। अगर मैं 4 लिखूँ तो पोस्ट फाउंड हो जाएगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अगर कोई और आईडी पकड़े, मैंने बोला मुझे ये 6C वाली ला के दो आप, ये लो 6C वाली। ठीक है, आ गया। और C की जगह मैं A लिखूँ तो नहीं आएगी। अगर यहाँ पे 1 2 3 लिख दूँ तो क्या बोलेगा? सर्वर एरर आ गया। सर क्यों लेकिन सर्वर एरर इसलिए आया है क्योंकि MongoDB के अंदर आप _id की क्वेरी मार रहे हो। _id जो है या MongoDB की जो आईडी जो पहले से बनाता है वो 24 की होती है। उसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा। जब वो फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा तो वो एरर दे रहा है आपको। 24 जरूरी नहीं है, देख 24 है लेकिन 24 तो यहाँ पे आपको ना एक वैलिडेशन लगाना पड़ेगी कि MongoDB की जो आईडी है ना, जो आप फ्रंट एंड से पास कर रहे हो, वो सही आईडी होनी चाहिए MongoDB की। ठीक है, तो इसके लिए MongoDB हमें एक बिल्ट इन फंक्शन देता है। मैं बोलता हूँ इफ नॉट इज वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, ये हमें एक चीज़ प्रोवाइड करता है, ट्रू या फॉल्स। अगर मेरी आईडी यहाँ पे आईडी पास करता हूँ, बोलता हूँ पोस्ट आईडी को आप यहाँ पे पास कर दो। अगर मेरी पोस्ट आईडी वाकई में सही होगी, MongoDB की प्रोवाइड की गई ऑब्जेक्ट आईडी होगी, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा भाई? ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर आईडी मेरी फॉर्मेट के अगेंस्ट होगी फॉल्स। तो फॉल्स देगा। तो मैंने बोला अगर आपकी जो आईडी है वो ऑब्जेक्ट आईडी वैलिड नहीं है, इफ़ नॉट इज वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी, तो आपको क्या बोलना है? आपको यहाँ पे आके बोलना है कि भाई सीधा सीधा आप इसको बोल दो आईडी इज इनवैलिड। ठीक है, अब आपने 1 2 3 भेजा, 1 2 3 अगर आप भेजोगे तो वो फॉर्मेट उसका गलत है। जब उसका फॉर्मेट गलत होगा तो क्या होगा? ये वैलिडेशन फॉल्स हो जाएगी, मैच नहीं करेगी। जब ये मैच नहीं करेगी तो ये इफ़ चलेगा तो ये वाला हमें क्या बोलेगा? आईडी इज इनवैलिड। और ज़रा चेक करते हैं दोबारा। मैंने बोला सही वाली आईडी गलत वाली आईडी से भेजो तो आईडी इज इनवैलिड, और अगर मैं इसको सही वाली आईडी से भेजूँ तो आईडी मुझे यहाँ पे लाके ये फैच करवा देगा। सही है भाई। तो हमने क्या करा आज? हमने बोला कि भाई MongoDB के अंदर जो है वो डेटा ऐड कैसे करना है, क्लस्टर क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और डॉक्यूमेंट बाकी चीज़ें एसक्यूएल और एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस की नीड क्यों होती है हमें। और हमने ये देख लिया कि डेटा ऐड कैसे करना है, डेटा को गेट कैसे करना है अपने हिसाब से, अपनी मर्जी की क्वेरी कैसे लगानी है। अच्छा बाय द वे, जो क्वेरी आप लोग यहाँ पे लगा रहे हो ना, इधर गेट की API के अंदर डॉट फाइंड करके यहाँ पे जो आप चीज़ करते हो आप यहाँ पे भी कर सकते हो इधर। ठीक है, आपने बोलना है कि आपका जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए? सम टाइटल, एंटर। ठीक है, एक आ गया। सम टाइटल न्यू आपने किया, 4 आ गया। तो यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो गेट ऑल की API हो गई, डेटा भेजने की, डेटा गेट करने की, सिंगल डेटा गेट करने की। अब हमारे पास 2 चीज़ें रह गई, एक डिलीट और एक एडिट। तो फटाफट से आते हैं, डिलीट और एडिट इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने बस सिंपल ये करना है कि इधर आके ये वाली वैलिडेशन को मैं कॉपी करता हूँ
और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी पोस्ट आईडी नहीं है तो आप क्या करोगे, आईडी इज रिक्वायर्ड है। अगर पोस्ट आईडी आपकी वैलिड नहीं है तो आपने बोलना है आईडी इज इनवैलिड, और सिंपल आपके बोलना है कि भाई अवेट और पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और इसके अंदर आपको बस वो आईडी पास करनी है, अपनी पोस्ट आईडी, ठीक है। एसिंग भी लगा देगा। बस इतनी सी बात है कि इस एक लाइन से क्या होगा, इस आईडी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आओ जरा, पहले वो करना पड़ता था कि जो है कुछ भी नहीं, वो डिलीट। जान छोड़ गई, मोंगोडीबी ने इंटरनल सब हैंडल किया भाई, ठीक है। देखो सिंगल पोस्ट हमारा फेच हो गई, फेच करने के बाद अब इसी पोस्ट को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, ठीक है। मैंने बोला लोकल होस्ट 3001, और अब क्या करोगे आप, सबसे पहले इस पोस्ट यहाँ से आके उड़ाओगे, सिंगल पोस्ट डिलीटेड। अब मैं सिंगल पोस्ट को वापसी फेच कर दूँ तो वो नॉट फाउंड आएगा, ठीक है, नॉट फाउंड, क्योंकि डेटा वहाँ पे जाके डिलीट हो गया। 5 मेरे पास थी पहले से, मैंने दोबारा से लोड किया, मेरे पास 4 हो गए। अच्छा, इसी तरह से अब मैं अपडेट वाला काम भी करता हूँ। अपडेट भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। अपडेट के अंदर आके मैंने बोला कि अगर आईडी नहीं मिले तो आईडी से रिक्वायर्ड, आईडी अगर गलत है तो आईडी इज इनवैलिड, और इसके बाद अगर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन ना मिले तो आप उसको बोल दो कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है इधर आगे, ठीक है। सर बैकएंड पे डेवलपर्स को डेटाबेस में मैनेज करना पड़ता है जी, ये डेटाबेस के अलग होते हैं। बैकएंड का बंदा करता है। छोटे मोटे स्टार्टअप में तो पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। होता है कुछ कंपनीज में तो ऐसा भी होता है कि बैकएंड पे बंदे को बुलाते हैं, बोलते हैं फ्रंट एंड भी करो, ऐसा होता है। करना पड़ता है। हाँ करना, ये स्टार्टअप होता है ना, वो नीड होती है, सही है। अच्छा, तो आईडी की वैलिडेशन आ गई, टाइटल की आ गई और डिस्क्रिप्शन की आ गई, सही है। अच्छा, अब करना क्या है, हमें बोलना है कि अवेट, और मैंने बोला पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर रहे थे, अब हमें करना है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करना है। अपडेट के अंदर आपको 2 चीज़ें देना होती हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आके पास करोगे अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, और मैंने कहा पोस्ट आईडी कॉमा लगा के एक और ऑब्जेक्ट आएगा, आपने बोला सेट कर दो इसको, सेट क्या कर दो, आपने बोला टाइटल को आप सेट कर दो रिक्वेस्ट बॉडी डॉट टाइटल के, और डिस्क्रिप्शन को आप सेट कर दो रिक्वेस्ट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन के, ठीक है। पहले पैरामीटर के अंदर हमने क्राइटेरिया दिया कि जिसकी जो अंडरस्कोर आईडी है वो इसके बराबर होनी चाहिए, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको पकड़ के सेट कर दिया, सही है। चलो ज़रा एसिंग लगा लें पहले, एसिंग आ गया, सही हो गया। चलो इसको लोड करते हैं पेज को। यहाँ पे देखो सम टाइटल और सम डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अपडेटेड लास्ट नहीं हुआ ये, वर्जन इसका 0 आ रहा है। इसकी आईडी मैंने उठाई, और आईडी उठा के मैंने बोला कि सबसे पहले आप क्या करो, इसको यहाँ पे आके गेट करोगे कि ये मौजूद है या नहीं है, ये हमें मिल जाएगा। मिलने के बाद मैंने बोला पुट की API कॉल करोगे इस आईडी के साथ, बॉडी होगी यहाँ पे सम टाइटल एडिट 1 2 3, डिस्क्रिप्शन होगी सम डिस्क्रिप्शन 1 2 3, सही है। इसको मैंने कॉल किया, कॉल जैसे ही किया तो मेरे पास क्या आ गया, लोकल होस्ट 3001 का। चलो दोबारा ऐड मारते हैं, सिंगल पोस्ट अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद अब ये वाली जो आईडी की पोस्ट है अपडेट होनी चाहिए। आओ ज़रा लोड करते हैं, हो गई अपडेट। अच्छा, अपडेट की डेट हमारे पास चेंज हो गया, टाइम देखो नीचे वाले को, देखो नीचे वाले दोनों टाइम हमारे पास सेम है, 10:26 है ना। ये टाइम जो है वो GMT, हमने जब टाइम वाला चैप्टर पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, हमने देखा था ना कि टाइम जोन करके एक चीज़ होती है, तो डेटाबेस के अंदर जो टाइम जोन जाते हैं वो जाते हैं बाय डिफॉल्ट 0 वाला, ठीक है। यानी हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम 5 घंटा आगे चल रहे हैं, टाइम से 5 घंटा आगे चल रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे जो टाइम आएगा ना वो हमसे 5 घंटे पीछे वाला आएगा। बहुत वक्त की बात होती है। हाँ, अब देखो 10 बज के लोड करते हैं पेज को, एक नया डेटा ऐड करते हैं, एक नया डेटा ऐड करते हैं, पोस्ट क्रिएट हुई नहीं, यहाँ पे आऊँगा मैं सबसे नीचे डेटा आ जाएगा, ठीक है। देखो 10:47 पे मेरा डेटा यहाँ पे क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। 10:47 पे मेरे पास 3:47 हो रहे हैं। अब 5 घंटा अगर पीछे जाए हम, 10:47 का टाइम होगा,
ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि आप आओ। अच्छा, ये कब ऐड हुआ है डेटा हमारा? 10:26 पे ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है भाई? 10:26 पे ऐड हुआ है। अब मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पे आगे और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई अनदर डेटा, और अनदर डेटा आ गया। अब मैं इसको हिट मारता हूँ, तो हिट मारने के बाद देखो ये डेटा लास्ट अपडेट कब हुआ था? 10:26 पे हुआ था ना। अब मैं इसको लोड करता हूँ पेज को, अब ये 10:47 पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 10:47 ऊपर वाला क्लियर डेट 26 पे हुआ है, अपडेट कब हुआ है? अभी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने मोंगोडीबी का जो CRUD ऑपरेशन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। क्लास खत्म। इतना काम ना घर से करके लाना सारे बच्चे। बैठो कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो। इतना हुआ है सर और नीचे मोंगोडीबी वाला हुआ है। ये सब आप वाला हुआ, ये आज वाला ठीक है। हाँ, तो आज वाला करके लाना घर से। पुराना वाला भी तो लाना है। सही है, पुराना वाला क्या? हाँ, पुराना वाला भी करके लाने भाई, दोनों करके लाने जिसने नहीं किया हुआ। हाँ, बेसिक्स पढ़ ली है मोंगोडीबी की, पूरा तो नहीं पढ़ा, बेसिक्स पढ़ ली है। सर एक सवाल था, जैसे हम बैकएंड में एक्सप्रेस यूज कर रहे थे, ऐसे बैकएंड की और भी लैंग्वेजेस होती होंगी एक्सप्रेस हाँ, के अलावा? एक फास्टिफाई होता है, एक नेस्ट होता है, नेक्स्ट नेस्ट नेक्स्ट एपीआई, नेस्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, नेस्ट नेस्ट दूसरा एनईएसटी मैं दिखाता हूँ। ये देखा था ना हमने, शेर वाला, ये देखा तो था हमने क्लास में, नहीं देखा था ये? क्या हो रहा है? गिटहब पे भी आएगा, गिटहब पे बिल्ली आ रही है। आने दो ना भाई। पोस्टमैन पे वो डाकिया उड़ता है, मोंगोडीबी ने पत्ता बनाया हुआ है। सर रेस्ट एपीआई की थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर ये समझिए, मोंगोडीबी में एक जगह पत्ता, एक जगह निकला है। देखो मोंगोडीबी डेटाबेस है और मोंगोस उसकी लाइब्रेरी है। जैसे रिएक्ट वो लैंग्वेज है और नेक्स्ट कौन सी लाइब्रेरी उसकी? नेक्स्ट जेएस नेक्स्ट लाइब्रेरी वो फ्रेमवर्क है। जावा में क्या है ना वो समझ रहे हो? फास्टिफाई और नेक्स्ट हो गया, और फास्टिफाई, नेस्ट है और एक्सप्रेस है, बस तीन ही है मशहूर। और बैकएंड में सर आप बैकएंड में आ जाए तो बैकएंड में क्या? डेटाबेस के अंदर डेटाबेस में मोंगोडीबी हो गया, माईएसक्यूएल हो गया। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं, वो नॉलेज दे रहे हो। ये सर नॉलेज सर भूल जाएगा, फिर पूछेगा अगली क्लास में आपसे। फिर बताएंगे सर। फिर बताएंगे। आपके